जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा एक प्रोजेक्ट है फूडीज़ डॉट कॉम का, तो आज हम उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारा जो फूडीज़ डॉट कॉम है, ये हमारी जो है वो एक वेब बेस एप्लीकेशन है। वेब बेस एप्लीकेशन किसको कहते हैं? जो कि हम उसको ब्राउज़र पे उसको रन करते हैं। ब्राउज़र पे यानी जैसे कि गूगल क्रोम पे हम उसका यूआरएल लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो उसको हम कहते हैं वेब बेस एप्लीकेशन। वेब बेस एप्लीकेशन जो है वो हम डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप जो है वो ब्राउज़र के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप एक स्पेसिफ़िक यूआरएल जो है वो एंटर करते हैं, तो आपके पास वो एप्लीकेशन जो है वो अपीयर हो जाती है। तो ये हमारा फूडीज़ डॉट कॉम एक वेब बेस एप्लीकेशन है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 यूज़र्स हैं। एक तो हमारा है एडमिन, यानी जो इस पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करेगा। यानी कि यूज़र्स के अकाउंट को मैनेज कर सकता है, उनकी जो डिटेल्स हैं अपडेट या फिर डिलीट करनी हो, तो वो कर सकता है। इसी तरह ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है, उनके स्टेटस वगैरह, यानी कि ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं, अभी किस जो है वो स्टेटस में है। तो ये भी एडमिन का जो है वो काम है। और इसी के साथ जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ओनर्स ने रिक्वेस्ट भेजी होगी और उनके जो अकाउंट्स होंगे, तो वो भी जो है वो एडमिन मैनेज कर सकता है। तो ये हमारे फूडीज़ डॉट कॉम में एडमिन की जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़ हो रही हैं। दूसरा हमारे पास यूज़र होगा जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, वो हमारे रेस्टोरेंट ओनर हैं। यानी जिन्होंने रेस्टोरेंट को ओपन करना होगा और अपना मेन्यू जो है वो उस रेस्टोरेंट के लिए जो है वो कस्टमर्स के लिए डिस्प्ले करना होगा। तो रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो सबसे पहले तो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो साइन अप करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे, देन फिर लॉगिन करके तो अपने स्पेसिफिक जो उनका डैशबोर्ड होगा रेस्टोरेंट ओनर का, डेडिकेटेड जो डैशबोर्ड होगा जहाँ से वो सब कुछ जो है वो मैनेज कर सकेंगे, वहाँ से फिर वो अपने न्यू रेस्टोरेंट को क्रिएट करेंगे। देन जो है वो उसका मेन्यू जो है वो ऐड अप करेंगे, और जो भी रेस्टोरेंट या मेन्यू वो ऐड करेंगे, तो उसको जो है वो अपडेट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई ऑफ़र पोस्ट करनी हो, यानी कि 20% डिस्काउंट वगैरह, तो वो भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड यूज़र है रेस्टोरेंट ओनर, ये वाले टास्क जो है वो परफ़ॉर्म करेगा हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर। और जो तीसरा यूज़र है हमारा, जो कस्टमर होता है जो ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके लिए भी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, देन फिर लॉगिन करके वो अपने डैशबोर्ड पे जो है वो मूव कर जाएगा, जो कि यूज़र का डेडिकेटेड डैशबोर्ड है। अब वहाँ पे यूज़र के पास जो है वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट भी शो होगी, सिटी वाइज़ भी, वो सर्च भी कर सकता है और उनके मेन्यूज़ भी जो है वो देख सकता है। और देन फिर जो है वो उनको ऐड टू कार्ट करके क्वांटिटी वगैरह उसकी जो है वो चूज़ करके तो चेकआउट करेगा और ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। और साथ ही जो है वो अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई ऑर्डर के अंदर जो है वो चेंज करना हो, अपडेट या डिलीट करना हो, तो वो भी जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ किसी रेस्टोरेंट को जो है वो रेट करना हो, तो वो रेटिंग भी जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर डिफरेंट ऑफ़र्स जो रेस्टोरेंट ओनर्स ने पोस्ट की होंगी, उनको भी जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर 3 जो मेन यूज़र्स हैं, जो इस एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो इसको यूज़ करेंगे, उनकी जो मैंने आपको ये एक समराइज़ उनकी फ़ंक्शनैलिटी बताई है। तो इस पे जो है हमारा
foodies.com हमारी जो वेब बेस एप्लीकेशन है वो बेस कर रही है। तो इसको हमने, जैसे कि आपको पता ही है, ब्राउज़र पे हम वेब बेस एप्लीकेशंस को जो है वो रन करते हैं थ्रू स्पेसिफिक यूआरएल एड्रेस के। तो अभी मैंने कोई इसको www पे नहीं अपलोड किया हुआ, जो कि आपको पता है फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, जैसे कि VULMS है, तो मुझे वो जो है वो शो हो जाएगा। तो इसी को जो है वो हम वेब बेस एप्लीकेशन कहते हैं। डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन होती है वो तो सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ उस यूज़र के डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल होगी, और सिर्फ वही जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे जैम सर्वर का जो है वो यूज़ किया है। जैम सर्वर हमारा एज अ लोकल होस्ट मैंने जो है वो इसको यूज़ किया है, क्योंकि हमारा ये फाइनल प्रोजेक्ट है। कोई रियल में हमने किसी को जो है वो डिलीवर नहीं करना वेबसाइट किसी रेस्टोरेंट को। तो एज अ डेमो जो है वो उनको शो करवाने के लिए हमने लोकल होस्ट जैम सर्वर का यूज़ किया। तो देखें, इसलिए मैंने ब्राउज़र पे ये देखें लोकल होस्ट स्लैश foodies.com। foodies.com हमारे प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर का नाम है, और देन जो है वो हमने जो फ़ाइल ओपन की है उसका होम पेज जो है वो उसका नाम है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का जो है वो मेन होम पेज है, जहाँ से आप एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एडमिन लॉगिन है, रेस्टोरेंट ओनर साइन अप है, और रेस्टोरेंट ओनर लॉगिन है। और इधर जो है वो आपको यूज़र साइन अप शो होगा और यूज़र लॉगिन। तो अभी हम जो है वो एक रेस्टोरेंट ओनर को या फिर एक यूज़र को हम साइन अप करवाते हैं, उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप कोई भी यहाँ रैंडमली जो है वो डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये देखिए लोकल होस्ट सेज साइन अप सक्सेसफुल, यानी कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। अच्छा, ये देखिए ये फ्रंट एंड पे तो हमें मैसेज शो कर रहा है कि अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब वो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें डेटाबेस के अंदर भी जो है वो शो करवाएं कि यूज़र का डाटा वहाँ पे इंसर्ट हुआ या नहीं। तो उसके लिए आपने यहीं पे जाना है लोकल होस्ट पे स्लैश php माई एडमिन। डेटाबेस हमारा माई एसक्यूएल है। php माई एडमिन तो एज अ टूल हमने यूज़ किया है, लेकिन डेटाबेस हमारा माई एसक्यूएल को यूज़ किया है। माई एसक्यूएल जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हम टेबल्स की फॉर्म में रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर अपने डाटा को इंसर्ट करवाते हैं। अब जैसे कि ये मेरी एक डेटाबेस फ़ाइल है जो कि मैंने इंपोर्ट की हुई है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़र्स वाले टेबल के अंदर देखूँगा कि मेरा डाटा जो है वो अभी इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखें, अभी मैंने जो लास्ट पे यूज़र को रजिस्टर करवाया था उसका डाटा जो है वो यूज़र्स वाले टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो आप उनको डेटाबेस के अंदर भी शो करवा सकते हैं। तो अब हम इसको जो है वो लॉगिन करते हैं। सेम आपने वही यूज़र नेम देना है जो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया था। तो
लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, सर्च रेस्टोरेंट का भी जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन या फिर रेस्टोरेंट का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। अगर तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर होगा तो वो आपको रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि मैं कोई भी सिटी लिखता हूँ, तो ये देखें, नो रेस्टोरेंट्स फाउंड, यानी कि अभी इस सिटी के अंदर हमने कोई भी रेस्टोरेंट ओनर ने अभी ने रेस्टोरेंट को ओपन नहीं किया। तो ये देखें वहाँ पे शो हो रहा है नो रिज़ल्ट फाउंड। तो अब मैं वो वाला लिखता हूँ, सिटी का नाम जो हमने ऐड किया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे लोकेशन साहिवाल शो कर रहा है। तो इस तरह जो है वो आपको सर्च रिज़ल्ट्स जो हैं वो शो होंगे। ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट्स थी हमारी foodies.com एप्लीकेशन के अंदर, यूज़र जो है वो क्या-क्या परफ़ॉर्म कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट लिस्ट का ऑप्शन भी है, ऑर्डर फूड, मैनेजेस फूड, यानी कि वो ट्रैक अपने ऑर्डर्स को कर सकता है जो उसने प्लेस किए होंगे, और रेट रेस्टोरेंट्स, यानी कि उनको रेटिंग भी दे सकता है। तो अभी यहाँ पे हम रेस्टोरेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स जो अवेलेबल होंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और इन सब रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड मेन्यू और ऑफ़र्स भी जो हैं वो यहाँ पे आपको इनके बटन्स नज़र आ रहे होंगे। आप इसके थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये फर्स्ट रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, तो ये इस रेस्टोरेंट का जो है वो मेन्यू वाला पेज है। यहाँ से आप जो है वो कोई भी आइटम को चूज़ करेंगे, क्वांटिटी को भी, और ऐड टू कार्ट भी करेंगे। इसी तरह ये सेकंड हमारे पास रेस्टोरेंट है, इसका भी जो है वो यहाँ पे देखें मेन्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, पहले मैंने 2 रेस्टोरेंट्स के जो हैं वो मेन्यू ऐड अप कर दिए हैं, और अब आपका एक टास्क है कि आपने आगे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके मेन्यूज़ को जो है वो ऐड करना है। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है जब हम रेस्टोरेंट ओनर को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी एक ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ से क्वांटिटी हम चूज़ करते हैं, और ये आइटम्स एडेड टू द कार्ट सक्सेसफुली। अच्छा, आप देखें यहाँ पे तो मैसेज हमें शो हो रहा है कि आइटम्स जो हैं वो सक्सेसफुली एडिट हो चुके हैं। अब हमने इसको भी जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाया हुआ है। तो वो कहाँ पे होगा, इसको पहले हम रिफ़्रेश करते हैं। तो ये कार्ट वाला जो हमारा टेबल है, तो ये देखिए लास्ट पे अभी हमने जो ये आइटम्स को ऐड किया है। अब देखें यहाँ पे आपको आईडीज़ शो हो रही हैं। तो इसके अंदर हमने जो है वो फॉरेन की को यूज़ किया है। फॉरेन की हम किस लिए यूज़ करते हैं? 2 टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये यूज़र आईडी नंबर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? आपको देखें यहाँ पे नाम भी शो हो रहा होगा, वकास। यानी कि ये यूज़र आईडी जो यूज़र्स वाले टेबल के अंदर इस वाले आईडी वाले बंदे ने ऑर्डर को प्लेस किया है। तो हमने बजाय इसके वो पूरा नाम और उसकी डिटेल लिखने की बजाय हमने उसकी आईडी को जो है वो लिंक करवा दिया है। और फ़ॉरेन की जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं 2 टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए। फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल की फ़ॉरेन की जो है वो हम बना देते हैं, इसी को हम फ़ॉरेन की कहते हैं। प्राइमरी की हमारे पास जो होती है वो एक यूनिक की होती है जो कि हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे कि ये देखें आईडी 2345, ये ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो खुद ब खुद जो है वो होती रहती है। जैसे कि सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह जो है वो प्राइमरी की होती है। तो ये भी जो है वो पूछ लेते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की का। इसी तरह ये देखें एटम्स वाले टेबल में से हमने वो एटम आईडी हमने ले ली है, तो क्वांटिटी भी जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे मेन्यूज़ एटम है, यानी उसने अभी हम ऑर्डर इसको प्लेस करते हैं, फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे डाटा फिर इंसर्ट होगा। अच्छा अभी देखें यहाँ पे आपको ये देखें कॉट यहाँ पे टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हुआ हुआ शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा तो ये जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो व्यू कॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने एटम्स को ऐड किया होगा, यहाँ से आप फिर इसको अपडेट या क्वांटिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये खुद ही जो है वो टोटल अमाउंट और आपको ये क्वांटिटी जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो ऐड अप हो जाएगी। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेकआउट पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपने सिंपल जो है वो एड्रेस दे देना है। ज़्यादा उससे जो है वो हमने इन्फो नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो है वो साइन अप किया हुआ है और उसकी हमने आईडी को जो है वो टेबल के अंदर जो फ़ॉरन की जो है वो उसको बनाई हुई है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो उसका डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑर्डर समरी भी जो है वो शो हो रही होगी। अच्छा जो अभी हमने इस ऑर्डर को प्लेस किया है तो ये यहाँ आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो आपने यहाँ पे मैनेजेस ऑर्डर्स के अंदर जाना है। तो ये अभी हमने जो ऑर्डर को प्लेस किया है, जैसे कि ऑर्डर आईडी आइटम इमेज प्राइस क्वांटिटी वगैरह और एड्रेस पेमेंट, तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर अपने डिस्प्ले होंगे। यहाँ से आप इनको अपडेट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड पे हैं और बैक एंड पे हमारा डेटाबेस का टेबल होगा ऑर्डर्स एटम्स का। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे आईडीज़ को जो है वो रेफ़र किया हुआ है। ऑर्डर आईडी यानी कि ऑर्डर्स वाले टेबल से हमने ये आईडी नंबर 12 जो है वो लिंक करवाई है, यानी कि उसका एड्रेस है। ये देखें जैसे ये ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर आपको देखें टोटल अमाउंट, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड वगैरह। तो डेटाबेस के अंदर भी जो है वो सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा ये एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। बाकी यहाँ पे वो रेट रेस्टोरेंट का भी है, यहाँ से किसी भी रेस्टोरेंट को आप रेटिंग दे सकते हैं। तो ये भी जो है वो डेटाबेस के अंदर जो है वो इंसर्ट होगी, ये रेटिंग्स वाले टेबल के अंदर। ये अभी जो हमने लास्ट पे रेटिंग दी है उसका डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अच्छा अब यहाँ पे देखें कॉर्ट वाले टेबल के अंदर देखिए जो हमने ऑर्डर को प्लेस किया था वो जो है वो एटम्स जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो ये हमारा एक यूज़र का डैशबोर्ड है और इसके डिफरेंस जो है वो फंक्शनैलिटी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने इसको जो है वो बारी बारी रन कर लेना है, तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। और आपने जब इस एप्लीकेशन को रन करना है तो साथ साथ जो है वो उनको आपने खुद बताते जाना है कि अभी हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया, अभी हम लॉगिन करने लगे हैं, ये
उस एप्लीकेशन का यूज़र डैशबोर्ड है जहाँ से वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मेन्यू या ऑर्डर फूड्स जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपने उनको बोल बोल कर बताते जाना है ताकि उनको लगे कि आपने जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा। तो ये तो यूज़र का था हमारे फंक्शनैलिटी। अब हम रेस्टोरेंट ओनर को साइन अप करवाएंगे। इसके लिए भी जो है सेम आपने वही डाटा इनपुट करना है। तो मैं इसको जो है वो लॉग इन ही करता हूँ। यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये ओनर्स वाले टेबल के अंदर रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो उनका डाटा यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो मैंने ये पहले ही इनको रजिस्टर करवाया हुआ है, यहीं से मैं इसको जो है वो लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पासवर्ड रीसेट करता हूँ। तो 123 मैं रख लेता हूँ इसका। तो ये हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब हम लॉगिन करेंगे। अच्छा, अभी ये देखें पासवर्ड 1234 आपको शो हो रहा है। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें वो पासवर्ड जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया, यानी डेटाबेस के अंदर भी चेंज हो गया। तो इसका मैं यूज़र नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ और पासवर्ड जो है वो आपने लिख लेना है। तो ये रेस्टोरेंट ओनर का जो है वो डैशबोर्ड है। अब वो यहाँ से क्या-क्या जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें वो अपने रेस्टोरेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा और उसका डाटा भी जो है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले टेबल के अंदर डिस्प्ले होगा। और ये ओनर आईडी से मुराद यानी कि ओनर्स वाले टेबल के अंदर जो रजिस्टर रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन्होंने जो है वो इस रेस्टोरेंट को ऐड अप किया है। ये आईडी उनको जो है वो रेफ़र कर रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर व्यू करना चाहें अपडेट या डिलीट वगैरह यानी उसकी डिटेल वगैरह तो आप यहाँ से जो है वो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वो चेंज हो गया। अगर डेटाबेस में हम देखें तो इसको रिफ़्रेश पहले करेंगे तो ये देखें यहाँ पे भी लोकेशन जो है वो चेंज होगी। देन यहाँ पे जो है वो ऐड मेन्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे वो मेन्यूज़ वगैरह को ऐड करेंगे और व्यू मेन्यू पे यहाँ पे उनको डिफरेंट्स जो उन्होंने मेन्यूज़ को ऐड किया होगा उनकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ से वो मेन्यूज़ को अपडेट या फिर उनको डिलीट कर सकते हैं। और ये वही मेन्यूज़ हैं जो यूज़र्स को इस स्पेसिफ़िक रेस्टोरेंट के जो मेन्यूज़ होते हैं वो जो डिस्प्ले हुए थे, जो उनको शो होते हैं, यही जो है वो रेस्टोरेंट ओनर इसको जो है वो ऐड अप करते हैं। और आपने भी जो है वो इसको इधर से जो रिमेनिंग रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ हैं, बारी-बारी आपने इनको रेस्टोरेंट ओनर्स को लॉगिन करना है। ये जितने भी जो हैं वो पहले 2 तो मैंने कर दिए हैं, बाकी के जो है वो आपने इसको फ्रंट एंड से ऐड कर देना है, इनके मेन्यूज़ वगैरह। रेस्टोरेंट जो हैं वो मैंने ऐड अप किए हैं, आपने सिर्फ़ इसके मेन्यूज़ को जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे वही मैनेजेस मेन्यू का पेज है, आप इसको जो है वो अपडेट, डिलीट वगैरह रेस्टोरेंट्स को भी यहाँ पे अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। और अगर कोई न्यू ऑफ़र ऐड करनी हो तो वो भी जो है वो कर सकते हैं। इसको भी जो है वो मैनेजेस कर सकते हैं। अच्छा, ऑफ़र्स वाले टेबल के अंदर भी इसका डाटा डिस्प्ले होगा। ये ओनर आईडी उसी को ही जो है वो रेफ़र करिए कि इस वाली आईडी वाले बंदे ने ऑफ़र को जो है वो ऐड किया है। तो ये इसका जो है वो रेस्टोरेंट है।
इसी तरह यहाँ पे वो अपडेट डिलीट वगैरह का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये रेस्टोरेंट ओनर के जो है वो डिफरेंट टास्क हैं जो इस एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म करेगा। तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास एडमिन रह जाता है। देखिए एडमिन जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर एडमिन भी साइन अप करेगा तो हमारी एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा फिर एडमिन जो है वो हो जाते हैं। तो एडमिन जो है वो हम पहले से ही जो है वो प्री डिफाइन हमने डेटाबेस में एक टेबल बनाया है एडमिन का, उसके अंदर उसको हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो दे दिया है। तो अब वो उसी को यूज़ करके तो लॉगिन करेगा। तो आप यहाँ पे देखें एडमिन लॉगिन का एक टेबल है। तो यहाँ पे देखें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ। तो ये हमारे जो एडमिन है ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ से वो मैनेजेस फूड लवर, यानी कि जो कस्टमर होंगे जो ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो उनके अकाउंट्स की डिटेल वगैरह यहाँ से वो अपडेट या फिर उनके अकाउंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और अब मैं डेटाबेस में देखता हूँ तो यहाँ से भी जो है वो डाटा डिलीट हो गए। इसी तरह वो रेस्टोरेंट ओनर्स को भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेजेस ऑर्डर्स का भी है। जो भी ऑर्डर्स जो कस्टमर ने प्लेस किए होंगे यहाँ से उनके स्टेटस जो है वो अपडेट करेगा, यानी कि पेंडिंग पे हैं या फिर ऑन द वे है या फिर डिलीवर हो गए, तो वो यहाँ से जो है वो इसको मैनेज करेगा। और यहाँ पे वो स्टैट वगैरह हैं, यानी कि कितने यूज़र्स और रेस्टोरेंट वगैरह हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो रजिस्टर हैं। तो ये एडमिन की जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। आई होप सो आपको ये तीनों जो हमारी एप्लीकेशन के यूज़र्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी आपको समझ आ गई होगी, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस बेस पे है और क्या-क्या उसके अंदर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सब हमारे प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि मैंने जो पहले प्रपोज़ल आपको सेंड किया था तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमने इस एप्लीकेशन को बनाया है। और जो हमने एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी उसमें भी जो है वो हमने सेम इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यही वाली जो है वो मेंशन की थी, और उसी को जो है वो हम फॉलो करके हमने इसमें सेम रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये तो हमारा हो गया प्रोजेक्ट रन करना, और इनकी जो डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने बारी बारी देखा है। तो इस तरह जो है वो आपने इसको उनको रन करके दिखाना और साथ साथ जो है वो बताते जाना, ताकि उनको लगे कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट पे काम किया है। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि डेटाबेस जो है वो हमने माई एसक्यूएल यूज़ किए, जो कि रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसके अंदर हम टेबल्स की फॉर्म में, ये जो आपको टेबल्स नज़र आ रहे होंगे रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हम इनको डाटा को इंसर्ट करवाते हैं। और इनको जो वो हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं इनको। और इसके साथ साथ हमने जो टूल्स कौन से यूज़ किए हैं इस एप्लीकेशन को बनाने में, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ किए हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, और कुछ जगह पे हमने jQuery को भी यूज़ किया है। तो ये हमने फ्रंट एंड पे एज आ एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमने इन लैंग्वेजेस को यूज़ किए। और बैकएंड के जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए हमने PHP को जो है वो यूज़ किया है। PHP हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए हम PHP को जो है वो यूज़ करते हैं।
तो फ्रंट एंड और बैक एंड की ये लैंग्वेज होगी और डेटाबेस हमारा माई एसक्यूएल है। तो ये टूल्स जो हैं वो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको एप्लीकेशन का लेआउट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, यानी कि हर जगह जो है वो अपनी एटम्स जो हैं वो हर पोजीशन में जो है वो एक्यूरेट हैं, यानी कि इसका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं है। अगर मैं इसको किसी भी मोबाइल पे ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को, या किसी भी स्क्रीन साइज़ पे टैबलेट पे, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो उधर भी जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, यानी कि उधर भी इसका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, तो ये देख लें आप, ये मैंने यहाँ से मोबाइल को चूज़ किया है। तो ये देखें, यहाँ पे देखें वो ना स्क्रॉल लेफ़्ट राइट हो रहा है, यानी कि प्रॉपर हमारा पेज जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस है उसके अंदर। ये देख लें, उसका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। और नैप बार के जो लिंक्स हैं अभी यहाँ पे जो है वो आपको डिस्प्ले होते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा ये पेज जो है वो, चाहे लैपटॉप पे आप ओपन करें या मोबाइल पे, टैबलेट पे, तो इसका लेआउट डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह ये यहाँ देखें लॉगिन पेज, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो दे रहा है, रिस्पॉन्स। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो परफेक्टली उसका लेआउट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और इसको हमने रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हमने किस लैंग्वेजेस का यूज़ किया था? उसके लिए हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। बूटस्ट्रैप जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए और स्टाइलिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस लगाई हैं अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिवनेस डिफरेंट डिवाइसेस पे बनाने के लिए। तो बूटस्ट्रैप का हमने यहाँ पे यूज़ किया, बूटस्ट्रैप 5 का, जो कि ये लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप 5। और HTML में हमने वो बेसिक वेब का स्ट्रक्चर बनवाया, यानी कि बटन्स वगैरह, फॉर्म, लेआउट वगैरह। और CSS थोड़ी स्टाइलिंग के लिए यूज़ की है। और जावास्क्रिप्ट हमने क्लाइंट साइड के लिए यूज़ की है, यानी कि अगर ये बटन क्लिक करे तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि ये रीसेट पे क्लिक करें लॉगिन पे, या कोई भी यूज़र कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो ये क्लाइंट साइड के लिए हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है। और इसी तरह PHP जो है वो बैकएंड के ऑपरेशंस के लिए, यानी जब यूज़र्स फ्रंट एंड से कोई भी, जब लेट्स सपोज फॉर्म फिल करता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उसका डाटा जो है वो सर्वर को जो है वो सेंड करता है। तो वो बैकएंड के जितने भी प्रोसेसेस हैं, अब जैसे हमने डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को लिंक करवाया हुआ है, वो भी हमने PHP के थ्रू जो है वो क्यूरी लगा के उसको लिंक करवाया है। तो ये बैकएंड के जितने भी प्रोसेस हैं उसके लिए हमने PHP का यूज़ किया है। और डेटाबेस स्टोर करवाने के लिए हमने MySQL का यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे वो अ, एक ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने डेटाबेस को जो है वो किस तरह लिंक करवाया हुआ है, यानी डेटाबेस का जो है वो आप कनेक्शन दिखाएं। तो वो आपने किस तरह दिखाना है? आपने अपने फ़ोल्डर में आना है, foodies.com, यहाँ पे आपको एक डेटाबेस का फ़ोल्डर शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक फ़ाइल है connection.php। तो यहाँ पे हमने जो है वो अपनी एप्लीकेशन का जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन दिया हुआ है। अब डेटाबेस के कनेक्शन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा सर्वर नेम होता है, जो कि हमारा लोकल होस्ट है, जैसे कि ज़ैम सर्वर है, वो हमने लोकल होस्ट यूज़ किया है। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रूट रखते हैं, और पासवर्ड इसका हम, चूँकि ये लोकली हम काम करें तो पासवर्ड हम इसका एम्प्टी रखते हैं।
और ये जो डीबी नेम है ये हमारा डेटाबेस का नाम है, जो हमने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया था। ये हमारे डेटाबेस का नाम है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस के कनेक्शन में यूज़ होती हैं, डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक करवाने के लिए। तो ये हमने डेटाबेस के कनेक्शन की क्यूरी लगाई है। ये वाली जो आपको शो हो रहा होगा, ये 4 चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस की कनेक्शन की फ़ाइल है, तो आपने इनको शो करवा देनी है। अगर वो एक्सप्लेन करने का कहें तो आपने इसको जो है वो इस तरह एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ पे वो ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे कर सकते हैं कि आपसे कुछ भी जो है वो चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखें, ये जो बटन लगा हुआ है वो आपको कह सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज कर दें, जो ये लॉगिन का बटन है। तो वो आपने किस तरह करना है, सब पेजेस के लिए जो है वो सेम मेथड यूज़ होता है। आपने मेथड को समझ लेना, तो चाहे आप जिस मर्ज़ी पेज पे होंगे तो आप उसको एडिट जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि किस फ़ाइल के अंदर जो है वो मैंने चेंज करना है। तो मेरे पास ये ओपन हुई हुई है एडमिन लॉगिन डॉट पीएचपी। ये फ़ोल्डर के बाद वाला स्लैश के बाद ये हमारी फ़ाइल का नाम है, यानी ये वाली हमने फ़ाइल ओपन करनी है। तो मैं वापस फ़ोल्डर में आके ये एडमिन लॉगिन वाली फ़ाइल ओपन कर दूँगा। और ये जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है ये हमारा पीएचपी का कोड है। पीएचपी का कोड जो है वो हम एचटीएमएल के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। ये जैसे देखें, ये मैंने यहाँ पे ये डॉक टाइप एचटीएमएल, ये हमारा एचटीएमएल का कोड है स्लैश एचटीएमएल तक। और जो ये अबव आपको कोड नज़र आ रहा है ये पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स है, ये भी आपने इसको याद रखना है। लेस देन ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट और ये क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, और इसके अंदर हम जो है वो सारा कोड लिखते हैं। और इसको हम क्लोज़ किस तरह करते हैं, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की जो सिंबल को हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स भी जो है वो आपने देख लेना है। इसको हम ओपनिंग सिंटैक्स कहते हैं और इसको हम क्लोजिंग सिंटैक्स कहते हैं। और इसी के अंदर हम अपने पीएचपी के कोड को लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें हैं, फिर हम वो बटन को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक इंक्लूड का फंक्शन लगा हुआ है। इंक्लूड का फंक्शन पीएचपी के अंदर हम किसी भी फाइल को लिंक करवाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इंक्लूड फंक्शन पीएचपी में हम किसी भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ये इंक्लूड navbar डॉट पी एच पी, इंक्लूड हमारा फ़ोल्डर का नाम है और navbar डॉट पी एच पी जो है वो फ़ाइल का नाम है। क्योंकि हमने यहाँ पे navbar को लिंक करवाया हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ पे हर फाइल के अंदर navbar का कोड जो है वो नहीं लगाया हुआ। हमने सिंपली जो है वो एक फ़ाइल बनाई और उसको जो है वो सब पेजेस के साथ लिंक करवा दिए, ताकि हर पेज पे जो है वो navbar जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ये वाली जो आपको ये navbar जो है, और ये इंक्लूड वाला हमारा फ़ोल्डर है, इसके अंदर है ये हमारी navbar की कोडिंग है। तो इसी को हमने फ़ाइल को लिंक करवाया है। तो ये इंक्लूड का फंक्शन जो है वो पूछ सकते हैं। इसी के बाद आपको ये सेशंस नज़र आ रहे हैं। सेशंस जो हैं वो हम पीएचपी के अंदर किसी भी यूज़र का डाटा टेम्परेरी तौर पे जब वो एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो उसका डाटा जो है वो सेशंस के अंदर टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए हम सेशंस को जो है वो लगाते हैं।
जब भी वो यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो उसका डाटा जो है वो हम टेम्परेरी तौर पे एज अ सेशंस के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे, इसीलिए हम सेशंस का जो है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे देखें, जब यूज़र लॉग आउट कर देता है तो दोबारा जो है वो विदाउट लॉगिन के उस डैशबोर्ड को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। वो दोबारा जो है वो मुझे लॉगिन पेज पर जो है वो ले जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर देखें यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट के मेन्यू देखना चाहूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे ले आए, यानी कि पहले हमने यहाँ पे लॉगिन करना है, दैन ही जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने एक सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे सेशंस को लगाया हुआ है ताकि कोई भी यूज़र जो है वो बगैर लॉगिन के एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर सके। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई है डेटाबेस की, सेलेक्ट की क्यूरी। देखें क्यूरीज़ जो हैं वो 4 तरह की होती हैं। एक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये 4 तरह की क्यूरी जो मेन हम यूज़ करते हैं। ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है ये हम डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए या डाटा फेच करने के लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी को यूज़ करते हैं। और डाटा इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट की, अगर उसको अपडेट और डिलीट करना हो तो अपडेट और डिलीट की हम क्यूरी को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने सेलेक्ट की क्यूरी कोई क्यों यूज़ की है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन लॉगिन। ये स्टैटिक का मतलब ऑल को शो करता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन से मुराद हमारा ये टेबल है डेटाबेस के अंदर। तो इस क्यूरी का मतलब है कि एडमिन लॉगिन वाला जो हमारा टेबल है वो सब जो है वो सिलेक्ट करो और उसके अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको जो है वो चेक करें। यानी जब एडमिन जो है वो फ्रंट एंड से अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करेगा तो हमने यहाँ पे वो क्यूरी लगा दी है, सेलेक्ट की क्यूरी। वो डाटा को फैच करेगी, यानी कि उसका डाटा जो है वो डाटाबेस से मैच हो रहा है या नहीं, या उसने कोई रॉन्ग पासवर्ड जो है वो एंटर तो नहीं किया हुआ। तो ये क्यूरी जो है वो चेक करेगी उसका डाटा। अगर तो उसने सही लिखा होगा तो यहाँ पे देखें हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया हुआ है। तो अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसका करेक्ट होगा तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखें लोकेशन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड डॉट php। तो अदरवाइज़ हमने एल्स के अंदर जो है वो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो उसको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट की क्वेरी हमने यूज़र का डाटा फैच करने के लिए हमने यूज़ की है। तो इसलिए लॉगिन के अंदर चाहे जो भी यूज़र लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, तो लॉगिन पेज के अंदर हम हमेशा सेलेक्ट की क्वेरी को ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जो यूज़र ने डाटा एंटर किया होता है हम उसको डाटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि उसका जो है वो डाटा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उस पर्पज़ के लिए हमने सेलेक्ट की क्वेरी को यूज़ की है। और यहाँ पे देखें आपको एक इको नज़र आ रहा होगा। इको जो है वो हम पीएचपी के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इको स्टेटमेंट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है और स्लैश स्क्रिप्ट इसका क्लोजिंग सिंटैक्स होता है। तो ये ओपनिंग सिंटैक्स स्क्रिप्ट स्लैश जो स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है ये हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें यूज़र ने वो गलत अगर कोई पासवर्ड या यूज़र नेम एंटर कर दिए तो ये जो है वो अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। और इको का मतलब पीएचपी में हम वही आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है पीएचपी के रिलेटेड। इंक्लूड
का फंक्शन है, सेशंस का है, और इसी तरह ये क्यूरीज जो लगी हुई हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ किया है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम तब लगाते हैं अगर कोई कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो हमारी वो इफ़ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अब जैसे कि पासवर्ड करेक्ट हो गया, तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने लिखा होगा, जैसे कि लोकेशन एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी, तो वो वाली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ एल्स के अंदर हम एक एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देते हैं कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हमने इसलिए यूज़ की है। और यहाँ पे देखें हमने एक और फाइल को इंक्लूड किया है, डेटाबेस कनेक्शन डॉट पी। तो यहाँ पे देखें मैंने डेटाबेस के कनेक्शन का यहाँ पे फाइल भी लिंक करवाई हुई है। बजाय इसके मैं यहाँ पे वो कोड उसका मैं डेटाबेस का सॉरी कनेक्शन वाला लिख दूँ हर पेज के अंदर, तो इससे अच्छा है कि मैंने फ़ाइल को जो है वो लिंक करवा दिया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो अब हम एडमिन लॉगिन पे जाएँ तो देखें यहाँ पे वो एरर शो करेगा। तो इससे मुराद यही है कि हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। हमने इस फ़ाइल के अंदर डेटाबेस जो है वो ऐड नहीं की। तो ये दोबारा मैं इसको जो है वो ऐड करता हूँ, तो ये आपको जो है वो पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम जो है वो अपने बटन को जो है वो कलर चेंज करते हैं। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये हमारा नीचे फ्रंट एंड का जो है वो कोड है, यानी कि HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह हमने यूज़ की है। देखिए बूटस्ट्रैप हमने जो है वो CDN के थ्रू जो है वो लगाई है। ये देखें ये बूटस्ट्रैप 5, ये हमने थ्रू CDN लिंक के जो है वो बूटस्ट्रैप को अप्लाई किया हुआ है। और जो फ़ॉन्ट अवेसम है ये हमने वो आइकन्स के लिए इसको यूज़ किया है, ये भी हमने थ्रू CDN लिंक इसको अप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे आइकन्स के लिए यूज़ होती है। ये जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इसके लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये हम हेड टैग के अंदर इनको जो है वो लिंक्स को ऐड अप करते हैं। और ये जो स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर जो कोड है, ये हमारा इंटरनल CSS का कोड है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, अगर पेज का कलर चेंज करना हो, यहाँ से आप बैकग्राउंड इसका जो है वो चेंज कर देंगे। मैंने हेक्सा वैल्यू लिखी, आप सिंपल जो है वो नेम भी इसका लिख सकते हैं किसी भी कलर का। तो Ctrl+S से आपने सेव करना है, और देखिए ये हमारे पेज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अगर किसी भी पेज का कलर आपने चेंज करना हो, या फिर आपको कहें कि चेंज करके दिखाएं, तो इस तरह जो है वो आपने चेंज करना। इसी तरह ये H2 हमने हेडिंग लगाई हुई है एडमिन लॉगिन की। अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो ये CSS हमने लगाया हुआ है, यहाँ से इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो ये देखें टेक्स्ट का कलर भी जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह जो है वो आप टेक्स्ट के कलर और बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम वो बटन का कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा जहाँ पे हमने लॉगिन का बटन लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमने बूटस्ट्रैप की क्लास को जो है वो यूज़ किया हुआ है। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी आपने कलर चेंज करना हो किसी भी चीज़ का, तो उस पर्पस के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप की 4 क्लासेस, सॉरी 5 से 6 क्लासेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिनके थ्रू जो है वो हम किसी भी बटन का या कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्राइमरी, सक्सेस, सेकेंडरी और इन्फो, वार्निंग और डेंजर। तो
ये जैसे सक्सेस है, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, प्राइमरी से ब्लू हो जाता है, वार्निंग से येलो मेरे ख्याल से हो जाता है, और डेंजर से रेड हो जाता है। तो ये हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो क्लास लगी हुई है ये BTN सक्सेस, यानी कि बटन के कलर जो हमने लगाए हुए हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेस लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज करके, तो जो मैंने आपको 5-6 बताएं कोई भी उनमें से आप लिख लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्राइमली यूज़ करता हूँ। CSS के अंदर तो हम वो उसका नाम लिखते थे कलर का, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ उसकी जो है वो क्लास को यूज़ किया है, BTN प्राइमरी। ये खुद ही जो है वो उसके बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो इसका सेट कर देते हैं। तो ये देखें हमारे बटन का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी बटन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये अब यहाँ पे देखें, ये मैं रीसेट पे बटन लेके जाता हूँ तो ये इसका देन बैकग्राउंड कलर जो आपको है शो होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखें सेम वही लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने आउटलाइन भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है, BTN आउटलाइन डेंजर। देखें ये डेंजर मैंने कहा था वो रेड कलर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको तभी जो है वो इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी आउटलाइन लिख दूँगा तो जब हम कर्सर लेके जाएंगे तभी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो फिलअप होगा। तो ये देखें, तो ये हमने आउटलाइन जो है वो BTN की क्लास को अप्लाई किया हुआ है। तो इसके थ्रू जो है वो आप किसी भी कलर का, सॉरी किसी भी चीज़ का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग और डेंजर, ये 5 से 6 क्लासेस जो हैं वो कलर्स के लिए यूज़ होती हैं। अब अगर वो कहें कि यहाँ पे ये जो नैप बार लगी है यहाँ पे एक और लिंक को ऐड करें, जैसे कि ये एडमिन लॉगिन है, बाकी जो लिंक्स ऐड किए हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे। मैंने आपको बताया था वो napbar.php की हमने फ़ाइल इस पर्पस के लिए क्रिएट किया, आपने उसको ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें यहाँ पे वो नैप बार हमारी लगी हुई है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है वो लिंक को ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बेस्ट है कि आप जो है वो खुद टाइप करें, ऊपर से देख के सेम आपने जो है वो टाइप कर देना है। और यहाँ पे इसका नाम जो है वो आपने चेंज कर देना है। कोई भी नाम आप जो है वो लिख सकते हैं अगर उन्होंने कुछ भी आपको कहा हो। तो इसको आपने सेव कर देना है Ctrl+S से। तो ये देखें हमारा न्यू लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, अगर वो कहें कि इसको जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पेज के साथ जो है वो लिंक करवाएं, तो पेज को लिंक करवाने के लिए हम HTML के अंदर एक href टैग का यूज़ करते हैं। href के अंदर हम उस स्पेसिफिक पेज का या तो URL ऐड करते हैं या फिर हम जो है वो लिंक को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही पेज को जो है वो लिंक करवाना है। तो हमने उस पेज का नाम जो है वो यहाँ पे एंटर कर दिया, interface.php। तो अब हम जब भी इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो interface.php वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम फाइल्स को href के थ्रू जो है वो लिंक करवाते हैं। तो ये भी जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर ये नैप बार का कलर चेंज करना हो तो ये देखिए, ये जो नैप बार ब्रांड है इसका मतलब ये जो foodies.com है, बेसिकली ये हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है इसको हम कहते हैं नैप बार ब्रांड, यानी कि ब्रांड हमारा जितना भी वो वेबसाइट का जो मेन टाइटल होता है ये वाला।
इससे मुराद ये है। वो नैप बार ब्रांड का भी पूछ लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं अगर नैप बार का कलर चेंज करना चाहूँ, देखें जो मैंने आपको क्लासेस बताई थी, ये देखें यहाँ पे वो सेकेंडरी लगी हुई है, और ये बीजी से मुराद यानी कि बैकग्राउंड। तो सिंपल आपने लास्ट पे जहाँ पे सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर कुछ भी लिखा हो, इसको आपने क्लास को चेंज करके कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्रोल एस से पहले सेव लाजमी करना, देन इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो ये देखिए हमारा वो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। तो ये देखिए मैंने सिंपल वो क्लास लगाई है, बजाय इसके हमने जो है वो यहाँ पे CSS को यूज़ करें, उसने जो है वो बूटस्ट्रैप के थ्रू जो है वो खुद ही कलर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव वे में चेंज कर दिए। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी पेज के अंदर जो है वो डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कोड के रिलेटेड। अच्छा, जो मैंने वो वीडियोस आपको 4 से 5 सेंड की थी, उसके अंदर जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ मैंने सब क्वेश्चंस को, जो लैंग्वेजेस के रिलेटेड होंगे और डेटाबेस के रिलेटेड या जो फ्रंट एंड के रिलेटेड होंगे, वो मैंने मज़ीद उसके अंदर जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो आपने उन वीडियोस को भी जो है वो देख लेना है, और होप्स हो कि आपको ये ओवरऑल जो ओवरव्यू थोड़ा सा दिया आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और हम काम करते हैं जो वो अक्सर करवाते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट इनपुट फील्ड्स को ऐड किया हुआ है, जैसे कि फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह। तो अगर वो आपको कहें कि यहाँ पे एक और न्यू इनपुट फील्ड बना दें, तो जैसे कि कहें यहाँ पे एक और न्यू सिटी जो है वो ऐड कर दें, हमने यूज़र से जो है वो सिटी भी जो है वो लेना है। तो उसके लिए आपने ये owner.php फ़ाइल को ओपन करना है, अपने यहाँ पे फ़ोल्डर में आ जाना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पे हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है, ये हमने यहाँ पे फॉर्म लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक और चीज़ है जो पूछ सकते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड जो है वो हम डाटा सर्वर पर सबमिट करने के लिए पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ये पोस्ट मेथड को यूज़ किया हुआ है, डाटा सर्वर को सेंड करने के लिए यूज़र का पोस्ट को मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, और गेट मेथड जो है वो हम सर्वर से डाटा लेने के लिए, फैच करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। यानी कि जब वो लॉगिन वगैरह करता है तो देन हम जो है वो गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो गेट एंड पोस्ट मेथड भी जो है वो आपने देख लेना है, या एक लाइन की कोई डेफिनेशन देख लें, अपनी वर्डिंग में बता दें वो ठीक है। तो इसको भी जो है वो आपने देख लेना है। बाकी ये यहाँ पे लेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, फुल नेम, ये वाले जो हैं लेबल्स इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने फ़ॉन्ट अवेसम के थ्रू जो है वो आइकन्स को अप्लाई किया हुआ है। उसके लिए हमने वो हेड टैग के अंदर CDN जो है वो ऐड अप किया हुआ है, ये देखें बूटस्ट्रैप और फ़ॉन्ट अवेसम के। तो यहाँ से हमने आइकन्स का जो कोड है वो एक लाइन का है, जो आई टैग के अंदर शो हो रहा है, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे यूज़र को हटा के, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हम न्यू एक इनपुट फील्ड बनाते फॉर्म के अंदर। तो ये लोकेशन से हम
नीचे रख लेते हैं। ऑल्दो ये लोकेशन वही सिटी का ही नाम लिखते हैं, लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए, अगर कोई फील्ड न्यू बनानी हो तो यहाँ तक आपने जो है वो इसको कॉपी करना है, या फिर आप जो है वो ऊपर से देख के जो है वो इसको लिख सकते हैं। कॉपी आपने कर लिया, अब आपने नाम को चेंज कर देना। यहाँ पे आप सिटी लिख दें, और देन अब देखें मैं यहाँ पे ना, ये जो आई और स्लैश आई का जो टैग लगा हुआ है, ये बेसिकली हमारे आइकन का जो है वो कोड है। तो मैं सिंपली यहाँ से ना इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं एंड पे सिटी लिख दूँगा, तो वो सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आइकन आपको शो हो जाएगा। ये हमने फ़ॉन्ट अवेसम जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिटी सर्च करूँ, तो ये देखें सिटी के रिलेटेड आइकन्स जो हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो ये प्रो जो है वो पेड होते हैं, बाकी जो है वो फ्री होता है। तो ये देखिए मैंने वही सेम इस कोड को कॉपी करके उधर जो है वो पेस्ट किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे वो आइकन भी चेंज कर दिया, एंड पे हमने रिमूव करके अब सिटी को लिख दिया है, बाकी हमने एज़ इट इज़ रहने देना है। और यहाँ पे देखें ये इसको भी आपने चेंज करना है। ये आपने नाम जो है वो सेम रखना है। ये जो आपने इसके अंदर जो है वो नाम जो रखना है वो आपने सिटी ही सेम जो है वो आपने रखना है। वो फिर मैं बताऊंगा कि हमने इसको टेबल के अंदर भी जो है वो डाटा इंसर्ट करवाना है। ये जो न्यू इनपुट फील्ड हमने ऐड की है, तो उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन ये प्लेस होल्डर लगे हुए हैं। प्लेस होल्डर से मुराद ये जो आपको नज़र आ रहे होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, देखें एंटर यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो इसको भी हम चेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और पेज को जो है वो रिफ़्रेश कर देना। तो ये देखें हमारे पास एक न्यू इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट होगी, और यहाँ पे आपको आइकन भी जो है वो शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे ऐड तो इसको कर दी है फ्रंट एंड पे, लेकिन ये इसका जो डाटा है वो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जो है वो डाटाबेस के अंदर इसका ना तो कॉलम ऐड किया और ना ही जो है वो क्यूरी के अंदर जो है वो इस कॉलम को ऐड किया है। तो अगर वो कहें कि इसका डाटा भी जो है वो जो फील्ड बनाई है ऐड जो इंसर्ट होना चाहिए, तो वो किस तरह करते हैं वो अभी हम देखते हैं। अगर वो सिंपल कहें कि यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड कर दें, तो आपने इस तरह जो है वो ऐड कर देनी। उसके लिए तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑनर्स वाले टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे जो है वो एक कॉलम बनाऊँगा। लोकेशन के बाद हमने यहाँ पे कॉलम को जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो कॉलम्स लिखे होंगे आफ्टर लोकेशन के बाद मैंने ऐड करना है, तो गो पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने कॉलम का नाम लिख देना है सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेम रखा हुआ है। तो आपने ये सिटी जो है वो सेम रखना नाम।
और टाइप आपने जो है वो वार्चर रख देनी, बाकी जो है वो इसको एम्प्टी आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, 50 या 60 जो है वो। तो ये हमारा न्यू कॉलम जो है वो हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर सक्सेसफुली जो है वो हमारा टेबल के अंदर कॉलम जो है वो बन गया है। तो अब देखें ये एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी इसको न्यू ऐड किया है, इसके अंदर कोई भी जो है वो डाटा इंसर्ट नहीं है। अब हम दोबारा उसी फाइल पे जाते हैं। अब आपने जो है वो स्क्रॉल ऊपर करना है जहाँ पे पीएचपी का कोड है, जहाँ पे वो क्यूरी लगी हुई है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट की क्यूरी जो है वो हम यूज़र से डाटा इंसर्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये इंसर्ट इनटू ऑनर्स से मुराद ये है कि ऑनर्स वाले टेबल के अंदर जो कॉलम्स नेम है, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, वो यूज़र से डाटा लेकर इन टेबल्स के अंदर, सॉरी इन टेबल के अंदर जो कॉलम्स है इनके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें। तो वो इंसर्ट की क्यूरी को हमने जो है वो इसलिए यूज़ किया हुआ है। देख लें ये साइन अप का जो है वो पेज है, तो इसमें हमने इंसर्ट की क्यूरी को यूज़ किया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे हमने लोकेशन के बाद जो है वो कॉलम ऐड किया, तो आपने यहाँ पे भी जो है वो इसको लिख लेना है। सिटी कॉमा देंगे और इसमें स्पेस भी आपने लाजमी देनी है। फिर आपने इधर आ जाना है और इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और अब हम इसका जो है वो नाम चेंज कर देंगे। आपने सिटी जो है वो नाम लिख देना है, दरमियान में आपने कोमा लगा देना ताकि सब में जो है वो स्पेस रहे। तो इन दो जगह पे भी हमने नाम जो है वो सिटी ऐड कर दिया है। अब आपने इधर भी जो है वो इसको ऐड करना है लोकेशन के बाद। ये ऊपर वाला आप कोड कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट करके, तो इसका नाम इधर से भी चेंज करना है, सिटी यहाँ पे भी कर दें और इधर भी जो है वो सिटी कर दें। तो अब हमने देखें ये नाम इनके चेंज कर लिए, तो इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अगेन हम जो है वो डाटा इंसर्ट करवाते हैं। चेक करते हैं कि हमारा जो है वो सिटी के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट होता है या नहीं। तो ये देखें हमें मैसेज जो है वो इसका शो नहीं हुआ, लगता है कुछ हमने मिस्टेक की होगी। तो डेटाबेस में हम देखते हैं, तो ये देखें डेटाबेस के अंदर भी वो डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो कोड हम दोबारा देखते हैं।
नाम तो हमने जो है वो करेक्ट लिखे हैं। चलें इसको फिर देखते हैं। बहरहाल आपने जो है वो इस तरह जो है वो उनको करके दिखा देना। तो आप मैं अभी आपको बताता हूँ कि मिस्टेक क्या है इसमें। इसको हम फिर देखते हैं डिटेल में। लेकिन जो ऐड करने का जो मेथड होता है वो यही वाला जो है वो अप्लाई होता है। तो इस तरह जो है वो आपसे कुछ भी जो है वो ऐड करवा लेंगे या डिलीट वगैरह या कुछ भी जो है वो चेंज करवाने का कहें तो आप जो है वो इस तरह जो है वो उनको करके दिखा देना बस। और कोशिश करना कि अपनी एप्लीकेशन का इंट्रो जो है वो आपने अच्छे से देना है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा वही लास्ट होगा। तो सब आपने डिटेल से बताना है कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये टारगेटेड ऑडियंस है, यानी कि रेस्टोरेंट ओनर वगैरह यूज़ करेंगे इसको। रेस्टोरेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए मेन्यू वगैरह जो है ऐड अप करेंगे, डिफरेंट ऑफ़र्स वगैरह। और जो यूज़र्स या कस्टमर्स होंगे वो अपने सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो रेस्टोरेंट को सर्च करके तो उनके मेन्यूज़ को जो है वो व्यू कर सकते हैं। दैन फिर जो है वो ऑर्डर भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने जब एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपने उनको बताते जाना है। चलें आज देख लूँ, आज रिकॉर्ड हो रही है ना, वरना लास्ट पहले भी जो है वो मैंने रिकॉर्ड की थी, पर अब मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, फुल है। तो ये आप जो है वो देख लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका या कुछ समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आपको जो है वो गाइड कर दूँगा। तो इन सब को जो है वो देख लीजिएगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी पूछना हो तो देन फिर आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियो बनानी पड़ी या फिर आपको वैसे ज़ूम पे समझाना पड़े या फिर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के थ्रू, तो मैं आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।